मैनेज द एग्रीकल्चरल लैंड अंडर द सरफेस एक्ट, बोरोवर की लैंड जो मॉर्टगेज रखी तो सिंपल सवाल था इस तरीके से, स्टेटमेंट था, मल्टीपल स्टेटमेंट में एक था, तो सिंपल सिंपल सवाल पूछे थे यहाँ पे, तो ये बेसिक सवाल है यहाँ पे। तो सरफेसी एक्ट क्या है, इसकी क्या जरूरत है, इस सारे चीजों को हम इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं। इनके हम फैक्चुअल जो प्रावधान है उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी चीजें इसमें कवर्ड है, कौन सी इग्नोर्ड है, क्या प्रोसीजर दी गई है, कैसे काम होते हैं, वो सारी चीजें इस एक्ट में पढ़ेंगे। तो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक्ट की जरूरत क्या है, तो हमने देखा था कि एनपीए होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब बैंक में एनपीए है तो एनपीए का चैप्टर हमने प्रीवियसली किया है। तो जो बैंक के अंदर एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बैंक को लॉसेस होंगे। अब दो तरीके, एक तो एनपीए मत होने दो, या फिर अगर एनपीए हो रहे तो एनपीए से जो लॉसेस हो रहे उनको कम करो। अब सरफेसी एक्ट ये सेकंड पार्ट में काम आता है, मतलब इट्स अ क्यूरेटिव मेजर्स, इट्स नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर। तो व्हाट डज सरफेसी एक्ट क्योर? सो इट्स क्योर द लॉसेस ऑफ बैंक। बैंक के अंदर एनपीए होने के बाद जो भी लॉसेस है, उन लॉसेस को कम करने के लिए सरफेसी एक्ट एक रामबाण उपाय है, इलाज है। तो क्या करता है सरफेसी एक्ट? तो सरफेसी एक्ट बैंक को कुछ अधिकार देता है, जो अधिकार बैंक को कहते हैं कि जो भी कर्जे बैंक ने दिए हैं, अगर वो एनपीए होते हैं और वो सिक्योर्ड लोन है, तो अंडर दिस सिक्योर्ड लोन जो भी कोलैटरल रखा है, उस कोलैटरल को बैंक अपने मर्जी से मैनेज कर सकती है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्ट। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। बैंक अपने ही लेवल पे कुछ अधिकार कैरी करेगी, उन अधिकारों के आधार पे वो जो कोलैटरल रखा है, जो सिक्योरिटी प्लेज की है बोरोवर ने, जो एनपीए हुआ है उस बोरोवर ने, उस सिक्योरिटी का मैनेजमेंट बैंक कर सकती है। इसको आप कहोगे एनपीए एक्ट। तो ये जो अधिकार मिलते हैं ना, वो कहाँ पे मिल रहे हैं आपको? एनपीए एक्ट में मिल रहे हैं। तो दिस इज द बेसिस ऑफ एनपीए, सॉरी सरफेसी एक्ट, बाय मिस्टेक मैंने एनपीए बोला, सरफेसी एक्ट। सो गाइस, इसकी शुरुआत हुई थी नरसिम्हन कमेटी से। नरसिम्हन कमेटी थी, मैंने बताया था कि दो बार कमेटी बनी थी। तो नरसिम्हन जो थे उन्हीं के चेयरमैनशिप में ये दो बार कमेटी बनी थी। पहली बार बनी थी 1991 में, दूसरी बार बनी थी 1997 में। दोनों बार नरसिम्हन ही इन कमेटी के चेयरमैन थे। ये जो कमेटी थी ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड जुड़ी हुई थी। मैंने आपको बताया था कि 1991 में इकोनॉमिक चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। इन रिफॉर्म्स के चलते इंडिया में ओपन इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया। ओपन इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, फॉरेन की कंपनीज आई, इंडिया की कंपनीज फॉरेन में गई, तो इसके कारण क्या हो गया? इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रही है। अब जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तब इंडियन फॉरेनर सब मिलके इंडियन इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई भी बढ़ गया, इंडियन इकोनॉमी के अंदर रिस्क भी बढ़ गए, सारी चीजें बढ़ रही। तो जब इकोनॉमिक चेंज हो रही है तो बैंक्स को भी चेंज होना पड़ेगा, इसलिए बैंक्स के चेंज को हाईलाइट करने के लिए नरसिम्हन कमेटी को बनाया गया था। दो बार कमेटी बनी थी, दोनों बार कमेटी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए थे। ज्यादातर रिकमेंडेशंस को माना गया है और वो धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट भी किया गया है। उन्हीं सारे रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन था, देयर शुड बी अ न्यू लेजिस्लेशन, एक नए कानून की जरूरत है। ये नए कानून की जरूरत क्यों है? क्योंकि एग्जिस्टिंग जो सिस्टम थी, मतलब 2002 के पहले, 2002 में कानून आया था ना, तो 2002 के पहले जो सिस्टम थी ना, उस सिस्टम में कोर्ट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर बैंक को किसी भी बोरोवर जो एनपीए में कन्वर्ट हुआ है, तो एनपीए बोरोवर के एसेट्स को बेचना है, तब एसेट्स को बेचने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी। अब कोर्ट में जाओ, परमिशन लो, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो लंबा खींचता था। इससे बैंक भी परेशान होती थी, कस्टमर भी परेशान होता था, और कोर्ट भी परेशान होती थी, क्योंकि कोर्ट के अंदर एक बैंक थोड़ी ना जा रही है, हर रोज बैंक से 10-12 केसेस, 15 केसेस जा रहे हैं। मतलब पॉइंट इज दैट कि कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग हो रहे, सॉल्व नहीं हो रहे, बट वो पेंडिंग होते जा रहे। सेपरेट कोर्ट बनाई, उसको हमने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहा, डीआरटी। सेपरेट कोर्ट बनाने के बावजूद कोर्ट के अंदर केसेस कम नहीं हो रहे, तब क्या है? तो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसकी मदद से कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो वो मैकेनिज्म कानून से ही बन सकता है। तो इसलिए नए कानून की जरूरत है, इस तरीके का रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमेटी ने कहा था।
जिस कानून के तहत बैंकों को कुछ अधिकार मिले, जो अधिकार ऐसे हो कि उनको कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़े उन कामों के लिए। तो इस तरीके से सरफेसी एक्ट की नींव रखी गई थी। तो नरसिम्हन कमिटीज के रिकमेंडेशन के आधार पर सरफेसी एक्ट को बनाया गया। नाउ व्हाट इज सरफेसी एक्ट? तो एक लंबा चौड़ा नाम है, बहुत लंबा नाम है। तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। मतलब ए टू लेके जेड तक सारे अल्फाबेट्स को बार बार यूज करते हुए उन्होंने इतना लंबा नाम बनाया। इतना नाम, लंबा नाम रट लो, आपका बैंकिंग अवेयरनेस निकल जाएगा। The SURFACI Act. This act allows banks and other financial institution, ठीक है ना, तो बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक एनबीएफसी। अब एनबीएफसी क्या है बाद में देखेंगे, अब अभी के लिए इतना याद रखो, एनबीएफसी आर नॉट बैंक, दे although they functions like a bank, they are not a bank। वो बैंक की तरह काम करते हैं लेकिन बैंक नहीं है, दिखते कुछ है कुछ। फॉर ऑक्शनिंग कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, ऑक्शनिंग मतलब बेच सकते हो। टू रिकवर, किस लिए बेचना है? टू रिकवर लोन व्हेन बोरोवर्स फेल्स टू रिपे द लोन, मतलब जब बोरोवर एनपीए हो जाएगा तो बैंक अपना पैसा रिकवर करने के लिए उनके कोलैटरल को बेच सकती है, ऑक्शन कर सकती है, बीडिंग लगती है वहां पे। तो ये जो अधिकार है ये सरफेसी एक्ट देता है यहाँ पे। The SURFACI Act provide that banks can seize the property of borrower without going to the court except for agricultural land। मैंने शुरुआती समय में जो सवाल बताया था ना, यहीं पे उसका आंसर मिल गया हमको कि SURFACI Act provide that banks can seize the property of borrower without going to the court except for agricultural land। एग्रीकल्चरल लैंड मतलब फार्मर्स की जमीन है ये। तो इंडिया में फार्मर्स मतलब काफी सेंसिटिव इश्यू है, ठीक है ना। हम फार्मर्स के लोन तक माफ कर देते हैं, ज्यादातर नहीं, मतलब लार्ज क्वांटिटी में हम फार्मर्स के लोन भी माफ कर देते क्योंकि उनको जरूरत है। इट्स नॉट दैट इट इज अ बैड थिंग। हाँ, बस इसमें थोड़ी सी होशियारी बरतनी चाहिए कि जो फार्म लोन दिए जा रहे हैं वो किस तरीके से दिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिनको जरूरत है ऑफ कोर्स उन लोगों की कर्ज माफी होनी चाहिए, क्योंकि सही में इंडिया में फार्मिंग कम्युनिटी इतनी बुरी हालत में है कि उनको खाने तक के वांदे हैं। अगर पॉवर्टी रेट देखेंगे तो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में पॉवर्टी रेट काफी ज्यादा है। तो उनकी जमीनों को बख्श दिया गया यहाँ पे। अगर किसी फार्मर ने अपनी जमीन गिरवी रख के बैंक से कर्जा लिया है और वो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है तो बैंक उस कोलैटरल को नहीं बेच सकती है, ऑप्शन नहीं कर सकती है। बैंक हैव अनदर ऑप्शंस टू रिकवर दैट लोन। SURFACI Act 2002 एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन, मतलब अनसिक्योर्ड लोन में अप्लाई नहीं होगा। अनसिक्योर्ड लोन पे SURFACI Act अप्लाई नहीं होगा। तो अनसिक्योर्ड लोन वाले क्या करें, मजा मारेंगे? बिल्कुल नहीं। अनसिक्योर्ड लोन के लिए बैंक कोर्ट में जाएगी, फिर वही चप्पल पहनो और कोर्ट के चक्कर लगाओ, चक्कर पे चक्कर लगाओ, फिर तारीख पे तारीख मिलेगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है गाइस, तारीख पे तारीख ऐसे ही नहीं मिल रही है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑन द कोर्ट, बट एक्चुअली दिस इज द सिनेरियो कि कोर्ट के अंदर सालों लग जाते हैं एक इंसान को बेसिक जस्टिस लेने के लिए। इट्स नॉट दैट आवर कोर्ट आर इनकम्पिटेंट, उनमें क्षमता नहीं, ये बात नहीं है, बट अभी के लिए वो ये कर नहीं सकती है ड्यू टू द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल विल, बहुत सारे उसके रीजन है। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल राइट नाउ। तो इतने ज्यादा अगर केसेस पेंडिंग है तो जो भी बैंक के केसेस जाएंगे कोर्ट के अंदर उनका तो फिर नंबर लगेगा तब तक के बैंक बोलेगी चलो यार कर्जा लेने से बेटर है हमको इसका मतलब कोर्ट में जाने से बेटर है कर्जा ही माफ कर देते हैं। कोर्ट में जाए, फीस पे करे वकीलों की, हमारा टाइम बर्बाद हो, उससे ज्यादा, उससे कम में तो कर्जा माफ करने से मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो बेटर वे, कोर्ट इज अ प्रॉब्लम हियर। सो अनसिक्योर्ड लोन के लिए कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में चले जाने के बाद सिविल केस फाइल होगी और उसके बाद कोर्ट जो डिसीजन देगा वो सबको मानना पड़ेगा वहां पे। सो दिस इज योर SURFACI एक्ट। अब SURFACI एक्ट के अंदर हमने यहाँ पे क्या कहा कि SURFACI एक्ट जो है वो बस सिक्योर्ड लोन पे काम करता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सिक्योर्ड लोन। व्हाट इज सिक्योर्ड लोन? ऐसा कोई भी लोन जिसके ऊपर कोलैटरल रखा है, सॉरी, उसको सिक्योरिटी भी कहोगे आप। किसी चीज को गिरवी रखा है मतलब वो क्या है, कोलैटरल। मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि कोई भी बैंक है वो लोगों से डिपॉजिट लेती है और डिपॉजिट लेने के बाद लोगों को क्रेडिट देती है। ये बैंक है हमारी, तो लोगों को क्या देगी, क्रेडिट देगी। जब ये फंक्शन हो रहा है तब जिन लोगों को कर्जा दिया है
वो लोग थोड़ी ना बैंक उनको पहचानती है कि वो रिश्तेदार है, कि जब कर्जा नहीं देंगे तो उनके घर पे जाके ले सकते हैं। इट्स नॉट दैट। तो यहाँ पे क्या है, जो क्रेडिटर, जो क्रेडिट है, जो बोरोअर है, उन बोरो को किसी ना किसी चीज को बैंक में गिरवी रखना होगा, तभी बैंक वो क्रेडिट ऑफर कर सकती है। वैसे बैंक अनसिक्योर्ड लोन भी बांटती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे क्रेडिट कार्ड बांटना मतलब अनसिक्योर्ड लोन है। अभी रिसेंटली आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड वालों को थोड़ा सा टारगेट पे लिया है कि जब आप क्रेडिट कार्ड बांट रहे हो तब आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। सिंपल सिंपल आरबीआई ने क्या कहा कि इफ यू आर सेलिंग मोर क्रेडिट कार्ड देन यू नीड टू मेंटेन हायर कैपिटल, और ज्यादा कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ऊपर रिस्क ज्यादा है। तो इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन है, जितने ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी। लेकिन सिक्योर लोन है तो सर्फेसी एक्ट के तहत प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होती है। आई एम नॉट सेइंग दैट ये एक अल्टीमेट इलाज है, नहीं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है बैंक की मदद करने का। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक क्या मांगेगी, सिक्योरिटी मांगेगी, एक कोलैटरल मांगेगी। तब जब बैंक कोलैटरल बेस कर्जे दे रही है तो हम कहेंगे कि बैंक के लोन कैसे, सिक्योर्ड लोन है। अब जब कोलैटरल मांगा जा रहा है तो किन चीजों को कोलैटरल मांग सकती है बैंक? तो जो भी कोलैटरल मांगी जाती है उनको तीन तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, प्लेज, मॉर्टगेज एंड हाइपोथेकेशन। अब प्लेज, मॉर्टगेज और हाइपोथेकेशन क्या है, इन चीजों को समझते हैं। जब हम सिक्योर्ड लोन की बात करें तब हमको इन तीन चीजों का मीनिंग भी समझना चाहिए। तो जब हम प्लेज की बात करते हैं तो प्लेज मतलब किसी चीज को गिरवी रखना। इसका हम नॉर्मली हिंदी में या फिर मराठी के अंदर हम जब बात करते हैं तो प्लेज मतलब एक ही चीज होती है हमारे लिए, किसी चीज को गिरवी रखना। हम डिफरेंशिएशन नहीं करते, हम सीधा बोलते हैं गिरवी रखा है किसी चीज को। तो प्लेज क्या है? प्लेज इज अ प्रोसेस इन विच when an individual or group of individuals go to the bank or any other financial institution to avail the loan, the bank asks for the possession that the borrower has by himself and keeps it to the bank. तो यहाँ पे प्लेज क्या है मैंने एक्सप्लेन किया है। सिंपल है कि आप हैं, आप जाते हो बैंक में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए आप। तो जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर्जा ले रहे हो, यू बोरो मनी फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको क्या सिक्योरिटी मांगेगी, कोलैटरल मांगेगी। तब आपको एक कोलैटरल देना पड़ेगा, आप उसको कहोगे प्लेज। तो यू प्लेज समथिंग एंड देन बोरो मनी फ्रॉम द बैंक। अब जो जिस चीज को आप प्लेज कर रहे हो वो चीज कैसी होगी, वो चीज ऐसी होगी जो आपके पास थी लेकिन आपने बैंक में दे दी तो वो बैंक के पास चली गई। तो प्लेज के अंदर होता क्या है कि मान लेते हैं गोल्ड, आपके पास एक सोने की चैन है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए, आपने कर्ज लिया 1 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए की सोने की चैन आपके पास थी, आपने क्या किया, बैंक में दे दी। अब बैंक से 1 लाख रुपए का कर्जा लिया बिकॉज आपको पैसे की जरूरत है। अब यहाँ पे हुआ क्या है इस प्रोसेस में, जो गोल्ड की चेन आपके पास थी तो इनिशियली इट वाज इन योर पोजेशन। पोजेशन किसके पास था, मालकी, मतलब वो किसके पास थी चीज, वो आपके पास थी। लेकिन जैसे ही आपने कर्जा लिया, गोल्ड लोन लिया, तो आपने वो सोना बैंक में गिरवी रख दिया। तो यू प्लेज द गोल्ड इनटू द बैंक, मतलब अब वो सोना आपके पास नहीं है, वो बैंक की पोजीशन में चला गया। तो पोजीशन किसके पास चलेगी, अब गोल्ड की, बैंक के पास। वो अब वो आपके पास नहीं है। तब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, जब आप चीज को गिरवी रख रहे हो तो वो चीज आपके पोजीशन से चल के बैंक के पोजीशन में चली जाती है। अब वो चीज बैंक में रखी जाएगी। जैसे आपके पास सोना है तो आप सोना बैंक में रखोगे, चांदी है तो चांदी बैंक में रखोगे, फिर कर्जा लोगे। अगर आपके पास कोई बॉन्ड्स है तो बॉन्ड्स आप बैंक में रखोगे, फिर बैंक आपको कर्जा देगी। अगर आपके पास शेयर्स है तो आप शेयर्स बैंक में रखोगे, फिर बैंक आपको कर्जा देगी। तो ये जो शेयर्स है, बॉन्ड्स है, गोल्ड है, आप इन चीजों को क्या कर रहे हो, प्लेज कर रहे हो। आप इन चीजों का पोजीशन बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, तब जाके बैंक आपको कर्जा दे रही है। तो बेसिकली इस ट्रांजैक्शन के अंदर, मतलब जब आप प्लेज करते हो ना, तब आप जिस चीज को गिरवी रख रहे हो उस चीज की पोजीशन राइट्स उस बैंक को दे रहे हो। जब तक कि आप आपका कर्जा रेगुलरली रिपे कर रहे हो, बैंक उस पोजीशन को होल्ड करेगी। आपका जैसे ही रेगुलर रिपेमेंट हो गया, मतलब आपने 1 लाख रुपए लिया था, मान लेते उसके ऊपर 10,000 रुपए का 1 साल का इंटरेस्ट लग गया 10%। आपने 1 साल के अंदर, 1 साल में वो पूरा पैसा बैंक को समय पे वापस किया, तो बैंक आपकी उसके पोजीशन में आपकी जो कोलेटरल है, जो गोल्ड की चेन है ना, वो आपको वापस कर देगी।
अगर आप वो कर्जा नहीं चुका पाते हो, अगर आप एनपीए बन जाते हो, तब बैंक क्या करेगी, उसी गोल्ड चेन को ऑक्शन कर देगी, मतलब बेच देगी, या फिर कुछ भी कर सकती है। बैंक हैव डिफरेंट राइट्स, वो सारे राइट्स क्या है वो देखेगी। अभी के लिए मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि बैंक उस गोल्ड चेन को बेचेगी। 2 लाख रुपए की चेन है, मान लेते 2 लाख रुपए मिल गए बैंक को। बैंक को मिलना था 1,10,000 रुपए, बैंक ने उतना पैसा निकाला, बचे 90,000 रुपए, तो 90,000 रुपए बैंक ने आपको वापस कर दिए। दिस इज हाउ प्लेजिंग ट्रांजेक्शन इज डन। तो प्लेज इस तरीके से काम करता है। तो गाइस हमने ये देखा प्लेज में कि प्लेज इज अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल go to the bank, take the loan, bank asks for the possession of the borrower that has by himself। borrower के पास जो पहला था, जैसे मेरे गले में गोल्ड चेन थी, वो मैनेजर ने देखा कि भाई तुम्हारे गले में गोल्ड चेन है, उसको हमको दे दो, कर्जा लेके जाओ, और बैंक उसको अपने पास रखेगी। द पोजेशन कैन नॉट बी एनी प्रॉपर्टी और लॉन्ग्स, दे कैन बी पेपर सच एज सर्टिफिकेट्स एंड गोल्ड। मैंने कहा ना सर्टिफिकेट, जैसे आपके पास शेयर जो होता है वो सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास बॉन्ड है वो सर्टिफिकेट है। गुड्स, गुड्स के अंदर गोल्ड है, ठीक है ना, तो वो पोजीशन में चला जाएगा बैंक के पास। सो दैट्स हाउ आपके पास जो भी चीज है जिसको आप गिरवी रखना चाहते हो, जब वो चीज आप बैंक में ट्रांसफर कर दोगे उसकी पोजीशन, तब उसको हम कहेंगे प्लेज कर दिया। नेक्स्ट इज हाइपोथेकेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हाइपोथेकेशन। व्हाट इज दिस हाइपोथेकेशन? हाइपोथेकेशन भी एक कोलैटरल ही है, एक सिक्योरिटी है जो बैंक में रखी, जो बैंक एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हाउ इट इज डिफरेंट देन प्लेज? हमने जो प्रीवियसली प्लेज देखा था उससे ये डिफरेंट कैसे है? डिफरेंट एक तरीके से कि हाइपोथेकेशन का पोजीशन कस्टमर के पास ही रहेगा। पोजीशन लाइज विथ कस्टमर। कस्टमर मतलब यहाँ पे बोरोवर है, हाँ, पोजीशन लाइज विथ बोरोवर। जबकि प्लेजिंग के अंदर पोजीशन लाइज विथ बैंक। ये प्लेज है, ये क्या है, ये प्लेज है। लेकिन जब मैं हाइपोथेकेशन की बात कर रहा हूं तो कस्टमर के पास पोजीशन चला जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो हाइपोथेकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑन मूवेबल सिक्योरिटीज आइटम्स। तो यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटीज है, मूवेबल। मूवेबल मतलब ऐसी चीजें जो मूव हो सकती है, जैसे कार, बाइक, मोबाइल, मूवेबल चीजें। The charges that are applied to the borrower's movable possession is called hypothecation. In a simple language, hypothecation is applied when the borrower goes to the bank, asks for the loan on his car, मतलब कार के behalf पे. For example, now we know that car is a movable asset and this is bought by the borrower. Simple है कि आप जब बैंक में कर्जा लेने के लिए जा रहे हो, ये बैंक है, दिस इज यू। तो जब आप बैंक से कर्जा ले रहे हो, मान लेते आपने कार लोन लिया, जब आप बैंक से कार लोन ले रहे हो तब बैंक आपको कर्जा दे रही है। तो बैंक ने आपको कर्जा दिया, जितना मान लो आपको 10 लाख की गाड़ी लेनी तो आपने कार लोन कर लिया। लेकिन जब आप बैंक से ये बोरो कर रहे हो तब बैंक क्या मांगेगी, गिरवी मांगेगी। तो आपने क्या किया, जैसे ही नई गाड़ी ले रहे हो ना, उस गाड़ी के कागजात बैंक में दे दिया। आप बैंक में कागजात दे रहे हो, बैंक के कागजात दे रहे हो ना, गाड़ी के कागजात दे रहे हो ना, क्या गाड़ी रख रहे हो कि जब तक कि मैं अपनी गाड़ी के पूरे पैसे नहीं चुकाता तब तक की गाड़ी आप अपने पास रखो, जिस दिन अपना बैलेंस चुकाऊंगा मैं, मतलब जितना भी कर्जा लिया है इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा, तब अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा। तो आपको कर्जा चुकाने में तो लगेंगे 5 साल 10 साल तक, 5 साल 10 साल तक बंद गाड़ी बैंक रखेगी क्या? फिर ऐसे कितनी गाड़ियां रखनी पड़ेगी? बैंक को तो गैराज खोलना पड़ेगा, वहां पे पार्किंग लॉट खोलना पड़ेगा। इतने कार लोन बेचती है कोई भी बैंक। सो हियर इज दैट कि बैंक क्या करेगी, आपसे हाइपोथेकेशन करवाएगी, मतलब आपसे गाड़ी के कागजात मांगेगी और वो गाड़ी के कागजात रख लेगी। लेकिन गाड़ी आपको दे देगी कि गाड़ी यूज करो, तुम गाड़ी यूज करते जाओ, पैसा कमाते जाओ और हमको पैसा दे दो। लेकिन अगर तुमने समय पे पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी गाड़ी के कागज हमारे पास है। दैट मीन्स गाड़ी के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। फिर गाड़ी के ऊपर हमारा कब्जा हो गया
फिर हम डिसाइड करेंगे गाड़ी के साथ क्या करना है, उसको बेचना है, यूज करना है, उसको भंगार में रखना है, क्या करना है वो हमारी बात है। लेकिन बैंक क्या करेगी, आपकी गाड़ी को सीज कर लेगी व्हेन यू टर्न इनटू एनपीए इस लोन के ऊपर। तो इस प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है, आप गाड़ी गिरवी रख के कर्जा ले रहे हो, लेकिन आप गाड़ी नहीं दे रहे हो, आप गाड़ी के कागज दे रहे हो, गाड़ी खुद अपने पास रख रहे हो। तो पोजीशन लाइज विद द बोरोवर। और जिस चीज को आप गिरवी रख रहे हो वो कार है, कार मूव हो सकती है, तो कार क्या है, मूवेबल एसेट है। कार इज अ मूवेबल एसेट, बाइक इज अ मूवेबल एसेट, है ना। तो आप इन मूवेबल एसेट्स के आधार पे क्या कर सकते हो, कर्जा ले सकते हो। जब आप इन मूवेबल एसेट्स को गिरवी रख रहे हो तब मतलब आप हाइपोथिकेशन की प्रोसेस कर रहे हो। तो हाइपोथिकेशन, पहले हमने देखा प्लेजिंग, फिर हमने देखा हाइपोथिकेशन। नेक्स्ट इज मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या है, तो ये हाइपोथिकेशन की तरह ही है, बस यहाँ पे इमूवेबल चीजों को यूज किया जाता है। यहाँ पे जो सिक्योरिटीज है वो कैसी है, इमूवेबल, जो मूव नहीं करती। जैसे लैंड घूमती, मतलब मूव करती क्या, आज मुंबई में तो कल पुणे में सेम लैंड। हो हाउस मतलब घर आपका, तो लैंड हो गए, हाउस हो गए, ये क्या है आपके इमूवेबल एक्सेट्रा। The mortgage is a process of charging on immovable security item for loan. तो आप जब लोन ले रहे हो, बैंक के अंदर जा रहे हो, ये बैंक है एंड दिस इज यू। तो जब आप बैंक में जा रहे हो और बैंक से कर्जा ले रहे हो, तब आप हाउस होम लोन ले रहे हो, सॉरी अभी क्या ले रहे हो, होम लोन। तो पहली बार आपने कार लोन लिया था, अब होम लोन ले रहे हो। तो होम लोन लेने के लिए आपने 50 लाख रुपए का कर्जा लिया, तब आपने वो 50 लाख रुपए से घर खरीद लिया और उस घर के अंदर खुद रह रहे हो, लेकिन उस घर के कागजात डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक में सबमिट कर दिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब जब आप एनपीए हो जाओगे तो बैंक वाले आपके घर आएंगे, आपके घर को दरवाजा का बंद करेंगे, आपको बाहर निकाल के और उसके ऊपर सील लगा देंगे, कहेंगे अब घर का पोजीशन हमारे पास है। मतलब जब आप एनपीए हो जाएगी तब जाके बैंक आपके घर का पोजीशन आपके हाथ में ले लेंगे, तब तक के घर का पोजीशन कस्टमर के हाथ में है, मतलब बोरोवर के हाथ में होगा। So unless and until you are repaying your loan regularly, everything is fine. Once you turn into the NPA, जैसे आप एनपीए में कन्वर्ट हो जाओगे तब बैंक आपके घर आएगी और आपके घर को ताला लगाएगी, मतलब वो पोजीशन में ले लेगी, आपको घर से निकाल देगी। तो जब आप अपना घर गिरवी रख रहे हो तो घर एक इमूवेबल एसेट है ना, घर घूम नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, तो वो एक इमूवेबल एसेट है। और जब आप किसी इमूवेबल एसेट को गिरवी रखते हो तब आप मॉर्टगेज कर रहे हो। Understood? The charges that are applied on the borrower's immovable possession are called as mortgage. A mortgage is a process of charging that is done by the bank and other financial organizations where the possessions owned by the borrower are kept somewhere and not with the bank. Not with the bank because they cannot move. There are many not mobile goods that can be possessed by the bank, just like land, properties, building, flats, cottages, etc. वही मैंने चीजें, होम बोला मैंने, लैंड बोली, ये चीजें बताई थी, वही चीजें यहाँ पे लिखी। तो दिस इज योर मॉर्टगेज। तो गाइस जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सरफेसी एक्ट सिक्योर्ड लोन के ऊपर काम कर रहा है, तो सिक्योर्ड लोन क्या है ये समझना जरूरी है। सिक्योर्ड लोन मतलब ऐसा लोन जहाँ पे किसी ना किसी चीज को गिरवी रखा है। अब जिस चीज को गिरवी रखा जाता है उसको हम फाइनेंस की लैंग्वेज में कोलैटरल या फिर सिक्योरिटी कहते हैं, लेकिन ये जनरल टर्म है, इसके अंदर भी सब टाइप्स है। तो हमने 3 टाइप्स देखे, प्लेज, हाइपोथेकेशन एंड मॉर्टगेज। प्लेज मतलब यहाँ पे जो कोलैटरल रखा जा रहा है वो बैंक के पोजीशन में चला जाता है। कर्जा लेते से आपने बैंक से कर्जा लिया, इमीडिएटली आपने उस कोलैटरल को बैंक के पास दे दिया कि रख लो, जब पैसा वापस करेंगे तब वापस करना। फिर हमने देखा हाइपोथेकेशन। हाइपोथेकेशन के अंदर क्या होता है कि बैंक के अंदर आप जो गिरवी रख रहे हो उसका पोजीशन बैंक के पास नहीं होगा, वो कस्टमर के पास होगा। लेकिन जिस चीज को आप गिरवी रख रहे हो वो एक मूवेबल एसेट है, वो एक फिरने घूमने वाली चीज है, जैसे कार, बाइक, ये मूवेबल एसेट्स हो गए आपकी। तब आप कार लोन ले रहे हो तो कार के कागज बैंक में दे रहे हो, कार नहीं दे रहे हो, कार आपके पास है, जिस चीज को गिरवी रखा है ना वो चीज आपके पास है, आप उस चीज को यूज भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप उसको घर पे सजा के रख रहे हो, आप उस चीज को यूज भी कर रहे हो।
और अपना कर्जा भी चुका रहे हो। वंस यू टर्न इनटू द एनपीए, बैंक आपके पास आएगी, आपकी गाड़ी उठाएंगे और लेके जाएंगे, मतलब अब पोजीशन बैंक के पास चली जाएगी जब आप एनपीए में टर्न हो जाओगे। फिर थर्ड हमने जो टाइप देखा वो देखा मॉर्टगेज सिक्योरिटी के अंदर। व्हाट इज मॉर्टगेज? तो ये इमूवेबल एसेट्स के लिए होता है। जब कोई भी पर्सन इमूवेबल एसेट्स को एज ए कोलैटरल यूज करेगा तब हम कहेंगे मॉर्टगेज रखा गया है। तो जैसे घर, जमीन, ये सारी चीजें क्या है, ये इमूवेबल एसेट्स है। जब इन चीजों को गिरवी रख के कर्जा लिया जाएगा तब हम कहेंगे मॉर्टगेज दिया गया है। और यहाँ पे भी हाइपोथिकेशन की तरह जो पोजीशन होता है वो कस्टमर के पास होता है। जैसे मान लो मैंने अपना घर गिरवी रखा तो घर के अंदर बैंक वाले लोग नहीं आके रहेंगे, मैं ही रहूंगा। जब तक कि मैं अपना कर्जा रेगुलरली रिपे कर रहा हूँ तब तक कि ठीक है। वंस आई टर्न इनटू द एनपीए, बैंक विल कम टू माय हाउस, seize my house, remove, exile me from my house and take possession of my house। तो मैं एनपीए होने के बाद बैंक मुझे हकाल देगी और मुझे हकाल के क्या करेगी, मेरे घर का पोजीशन अपने हक में ले लेगी। तो दिस इज योर मॉर्टगेज। तो जब हम सिक्योर लोन की बात करते हैं तो सिक्योर लोन इन 3 तरीकों में आप देख सकते हो। तो दिस इज अबाउट सिक्योर्ड लोन। अब बढ़ते सरफेसी एक्ट को आगे लेके चलते हैं। तो सरफेसी एक्ट के अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? efficient and rapid recovery of non-performing asset of the bank and financial institution। रिकवरी की बात कर रहे हैं आप, प्रिवेंशन नहीं, क्योर। मैंने क्या कहा था? क्योर। जो सरफेसी एक्ट है वो क्योर का काम करता है, तो रिकवरी की बात कर रहे हैं आप। तो रिकवरी करने में मदद करना है इसका एक ऑब्जेक्टिव। अलाउज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑक्शन प्रॉपर्टीज when the borrower fails to repay their loans। ऑक्शन करने की बात मतलब बेचने की बात कर रही है। तो सरफेसी एक्ट बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बैंकों की मदद करना ताकि उनके सामने जो एनपीए के लॉसेस है उन लॉसेस को कम किया जाए। और जब बैंकों की मदद करना कह रहे हैं तब विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस कानून के अंदर बैंक्स के अधिकारों का भी संरक्षण किया गया है एज वेल एज कंज्यूमर्स के अधिकारों का भी संरक्षण किया गया है। वो सारी चीजें कैसी की गई है उसको हम आगे पढ़ते हैं। So this was the objective. This is the objective, my mistake. Then how SURFACI Act work? SURFACI Act काम कैसे करता है? तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रोसेस है। SURFACI Act 2002 provides power to the bank or financial institutions to seize the property of defaulting borrower। जो डिफॉल्टर है, जो एनपीए में कन्वर्ट हुआ है, उनके प्रॉपर्टीज को सीज करने की पावर मिलती है। The bank or financial institution can issue notice to the defaulting borrower to discharge their liability within 60 days period। Liability मतलब जो borrower होता है, borrower की liability क्या है कि जो कर्जा लिया है वो वापस करना। तो जब हम देने की बात करते हैं तो उसको liability कहेंगे। तो borrower का काम क्या है? जो कर्जा लिया है वो वापस देना है with interest। तो विद इंटरेस्ट जो कर्जा वापस दिया जाएगा तो हम देने के प्रोसेस को कहते हैं लायबिलिटी। तो ये बोरोवर की लायबिलिटी के समय पे सारा पैसा वापस किया जाए। 2 वर्ड्स यूज किए मैंने, समय पे और सारा पैसा। अगर सारा पैसा वापस कर रहे हो लेकिन वो समय पे नहीं कर रहे हो, वो समय से पहले भी कर रहे हो तब भी बैंक का लॉस है, समय के बाद कर रहे हो तब भी बैंक का लॉस है। तो टाइम पे अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो या फिर टाइम के पहले भी दे रहे हो तब भी बैंक आपको पेनल्टी चार्ज करेगी। जब पैसा ही नहीं दे रहे हो तब बैंक आपको क्या कहेगी? एनपी। Understood? So discharge liabilities within 60 days मतलब आपको 2 महीने की नोटिस मिलेगी। 2 मंथ, 60 डेज मतलब 2 मंथ्स नोटिस। तो आप एनपीए हो जाओगे। मान लेते हैं कि 90 दिन के बाद एनपीए हो जाते हो। आफ्टर 90 डेज ऑफ ओवरड्यू यू विल बी टर्म्ड एज सबस्टैंडर्ड एसेट, मतलब एनपीए हो गए। अब एनपीओ होने जैसे एनपीओ है बैंक के पास अधिकार है। जनरली बैंक ऐसे नहीं करते कि 90 डेज के बाद एनपीओ के तो 91वें दिन आपके घर में नोटिस आ जाएगी। नहीं, बैंक थोड़ा सा वेट करते क्योंकि प्रॉब्लम्स होते हैं। यस, देयर आर प्रैक्टिकल एंड जेन्युइन रीजंस इनटू द इकोनॉमी ड्यू टू व्हिच पर्संस आर अनेबल टू रिपे देयर लोन्स। तो बैंक थोड़ा सा समझ लेते, लेकिन ज्यादा नहीं समझते, थोड़ा सा ही। लेकिन बाय लॉ 90 दिन के बाद एनपीए डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे ही आप एनपीए में कन्वर्ट होते हो तो बैंक के पास अधिकार क्या है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को सीज करे। लेकिन सीज करने से पहले बैंक क्या करेगी? आपको एक नोटिस देगी, 2 महीने का नोटिस। तो 60 डेज पहले आपको एक नोटिस दी जाएगी। उस नोटिस के अंदर बैंक आपके सारे कारनामों का कच्चा चिट्ठा लिखेगी कि भाई आपने 3 महीने से कर्जा नहीं दिया, हम वेट कर रहे हैं, आप हमारा फोन भी नहीं उठा रहे, ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम
हम क्या करेंगे, आपने जो भी चीज गिरवी रखी है, मान लो जमीन, तो आपकी जमीन के ऊपर कब्जा करेंगे। हम 60 दिन का वक्त देते हैं आपको, 60 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक में आना है और अपना कर्जा चुकाना है, 60 डेज। तो इस तरीके से बैंक 60 दिन की नोटिस देगी। 60 दिन की नोटिस देने के बाद अगर कस्टमर ने सही से रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि नोटिस मिलने के बाद कस्टमर का काम क्या है कि वो बैंक में कांटेक्ट करे और जाके वहां पे देखे मैटर क्या है। अगर वो सही में पैसे नहीं दे सकता तो वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैंक को समझाए कि मैं डिफॉल्ट नहीं होना चाहता हूँ, बट अभी मेरे पास जॉब नहीं है, आई एम सर्चिंग फॉर द न्यू जॉब। जैसी नई जॉब मिलेगी मैं अपना कर्जा वापस करना स्टार्ट करूंगा। जब बैंक को भरोसा होगा तो बैंक आपको एक्सटेंशन भी दे सकता है। अब ये बैंक का डिसीजन है ना, इट्स नॉट दैट कि बैंक 60 दिन के अंदर आपकी प्रॉपर्टी बेचेगी ही बेचेगी। सी गाइस, बैंक का सिंपल फंडा है, मैं पैसा दे रहा हूं, मुझे पैसा मिलना चाहिए। हाँ, बैंक को आपकी प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी में 100 लफड़े होते हैं। अब मान लो आपने घर गिरवी रखा है और वो घर राजस्थान के किसी एक रेगिस्तान में, ऐसी लोकेशन पे जहां पे 20 मील किसी भी दिशा में एक पेड़ नहीं है, एक रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम दिहाड़ी इलाके में है, या फिर हिमालय की ऐसी चोटी पे है जिस चोटी पे चढ़ना उतरना ही 2 दिन का सफर है। अब आपने वो घर को गिरवी रखा है। अब हाँ, बैंक उस घर को बेचने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बैंक को पैसा चाहिए। बैंक बस हमको धमकी देगा, वहां पे धमकी देगा मतलब वहां पे वो बैंक उनकी धमकियों को एग्जीक्यूट भी करेगा। बट बेसिकली बैंक इज नॉट इंटरेस्टेड इन आवर प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ लिटिगेशन भी आते हैं। यस, जब बैंक प्रॉपर्टी बेचने की बात करेगी तो वो पर्सन जाएगा कोर्ट में, स्टे ऑर्डर लेके आएगा, तो बैंक परेशानी में आ जाएगी ना। तो बैंक कहेगी तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम देखो क्या करना है, किसको बेचनी है, क्या करनी है, यूज करना है नहीं करना है, हमको हमारा पैसा वापस दो। अगर नहीं दे रहे तो मजबूरन तुम्हारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करेंगे और मजबूरन उसके साथ जो करना है वो करेंगे। ये मजबूरी का काम है बैंक का। तो 60 डेज का पीरियड, नोटिस पीरियड होता है। उस 60 डेज के अंदर बोरोवर को जाके बैंक में अपने पैसे चुकाने या फिर बैंक से एक्सटेंशन लेके आना है। लेकिन अगर बोरोवर ये काम करने में फेल करता है तब बैंक क्या करेगी, सरफेसी एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करना स्टार्ट करेगी, रिकोर्स टू द बैंक। तो सरफेसी एक्ट पावर्स देता है। तो सरफेसी एक्ट में क्या क्या बैंक क्या कर सकती है, तो बैंक कैन टेक पोजीशन ऑफ द लोन सिक्योरिटी। मान लो घर, हम घर की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो सिक्योरिटी रखी है उस घर के ऊपर पोजीशन, तो आपके घर आएगी, आपको पूरा घर से बाहर निकाल देगी, सामान फेंकना है सामान फेंक देगी, ताला लगाएगी, सील लगाएगी, बोलेगी अब से घर बैंक का, निकलो। दिस इज अ पोजीशन। बैंक कैन लीज, सेल और असाइन द राइट टू द सिक्योरिटी। मतलब बैंक क्या कर सकती है, उस घर को किसी को भाड़े पे भी दे सकती है, लीज पे दे सकती है, ठीक है ना। या फिर बैंक कैन मैनेज द सेम, मतलब उस प्रॉपर्टी को मैनेज भी कर सकती है बाय अपॉइंटिंग एनी पर्सन टू मैनेज द सेम। मतलब बैंक क्या करेगी, आपके घर को मैनेज करना स्टार्ट करेगी। मैनेज करना मतलब क्या कि यूज भी कर सकती है। फिर यहाँ पे मान लो बैंक क्या करेगी कि आपका घर एक प्राइम लोकेशन पे है, ठीक है, एकदम सिटी के बीचों बीच आपका घर है। अब वो घर बैंक की पोजीशन में आ गया, तो बैंक क्या कहेगी कि ये बंदा जब पैसा देगा तब देगा। अब पोजीशन में है ना घर, तो बैंक उसके ब्रांच खोल देगी वहां पे, है ना। तो बैंक कैन यूज दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो, क्योंकि बैंक के पोजीशन में है। हाँ, बैंक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकती है, लेकिन बैंक प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है अगर वो बैंक की पोजीशन में है तो जब आपका अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा तो बैंक आपको 60 दिन की नोटिस देगा। 60 दिन की नोटिस के अंदर समय पे जाओ बैंक में, जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करो। अगर बैंक सेटिस्फाई होती है तो ठीक, नहीं होती है तो बैंक सर्विस एक्ट के तहत कार्रवाई स्टार्ट करेगी। फिर कार्रवाई के अंदर आपके घर की पोजीशन को लिया जा सकता है, आपके घर को भाड़े पे दिया जा सकता है, घर की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल ना, या फिर आपके घर का वो यूज भी कर सकती है। ओके, उसके अलावा और क्या है एक्ट के अंदर, तो एक्ट क्या कहता है, एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एआरसी रेगुलेटेड बाय आरबीआई टू एक्वायर एसेट फ्रॉम द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये नई चीज है। तो अभी तक हम ये देख रहे हैं कि बैंक खुद कुछ कार्रवाई कर रहा है। अब ये जो पोजीशन लेना है, लीज पे डालना है, मैनेजमेंट करना है, ये सारे बैंक खुद कर रही है। लेकिन बैंक चाहे तो आपके कर्जे को किसी एक संस्था को बेच के, उस संस्था का नाम एआरसी है, अपने हाथ छुड़वा सकती है। अब एआरसी डिसाइड करेगी कि आपके साथ क्या करना है, मतलब आपके जो एसेट्स है, जो डिफॉल्टिंग एसेट्स है,
डिफॉल्ट होने के बाद जो भी कोलैटरल वाले एसेट्स है, उन एसेट्स के साथ क्या करना है, कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो ये एआरसी डिसाइड करेगी। अब ये नई चीज है एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये एआरसी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, लेकिन अभी तक ये देखो कि क्या हुआ है कि सरफेसी एक्ट के तहत बैंक क्या कर सकती है। तो बैंक नोटिस देगी, नोटिस देने के बाद कार्रवाई करेगी। कार्रवाई के अंदर बैंक खुद भी कार्रवाई कर सकती है या फिर बैंक किसी एआरसी से कार्रवाई करवा सकती है। व्हाट इज दिस एआरसी? एआरसी स्टैंड फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये एक कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली भी कंपनी हो सकती है, मतलब कोई भी बना सकते हैं इन चीज को। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी is the special type of financial institution that buys the debtor of the bank at mutually agreed value and attempt to recover the debt or associated security by itself. तो एआरसी क्या है? अब देखो, एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मान लेते एक एआरसी है, तो इस एआरसी का नाम हम रखते हैं XYZ। तो XYZ एआरसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के कर्जे, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ के कर्जे बेचे, 100 करोड़ के कर्जों में 10 करोड़ के कर्जे एनपीए हो गए, या आपने एनपीए करवा दिए। तब 10 करोड़ के कर्जे जब एनपीए हो रहे हैं, अब बैंक को ये एनपीए रिकवर करने में काफी मुश्किलें आ रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि बैंक को अपने भी काम करने। तो इसलिए बैंक क्या करेगी, इस 10 करोड़ के कर्जों को एआरसी को बेच देगी। अब एआरसी इन 10 करोड़ के कर्जों को खरीदेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अब 10 करोड़ की ये जो कर्ज है, ये जो वैल्यू वाले एसेट्स है ना, इन एसेट्स को एआरसी खरीदेगी। तब जो प्राइस होगी वो म्यूचुअली एग्रीड प्राइस होगी, मतलब दोनों में बार्गेनिंग होगी। ये बोलेगा 10 करोड़ के कर्जे भाई 10 करोड़ में खरीद ले, एआरसी बोल रहे पहले ही फालतू के कर्ज है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, और 10 करोड़ में खरीदे, इतनी वैल्यू होती तो बेच क्यों रहे हो? एआरसी वाले कहेंगे 10 करोड़ नहीं, 2 करोड़ रुपए दूंगा। एसबीआई वाला फिर से बार्गेनिंग करेगा, 2 करोड़ बहुत कम हो गया, थोड़ा सा तो कुछ लिहाज करो, तो 5 करोड़। तो एआरसी वाले 5, चलो ठीक है 5 पे मान लेते हैं। तो दोनों ने म्यूचुअली 5 करोड़ पे मान लिया। अब 5 करोड़ पे ये कर्जे बेचे गए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल सेल देयर एनपीए एसेट, मतलब बैड लोन टू द एआरसी, और एआरसी बदले में 5 करोड़ रुपए एसबीआई को देगी। अब एसबीआई के सामने जो बैड लोन थे वो 10 करोड़ थे, एआरसी ने तो 5 करोड़ दिए, तो फिर भी बैंक का 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब ये 5 करोड़ का जो नुकसान हुआ है वो शायद 10 करोड़ भी हो सकता था ना, अगर एनपीए सारे के सारे पैसे बर्बाद हो जाते, अकाउंट डिफॉल्ट हो जाते, वहां पे लॉस एसेट में कन्वर्ट हो जाते, तो पूरा 10 करोड़ का नुकसान था। एटलीस्ट एआरसी को बेचने के बाद 5 करोड़ तो रिकवर हुए, 5 करोड़ के लॉसेस हो गए। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो 10 करोड़ के लॉसेस हो रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अब 5 करोड़ के लॉसेस हो गए। अब इसका मीनिंग है कि एनपीए लॉसेस रिड्यूस हुए एसबीआई में, बैलेंस शीट में 5 करोड़ रुपए के लॉसेस कम दिखाई देंगे। अब एसबीआई क्या करेगा, वो जो 10 करोड़ के एसेट्स है वो ट्रांसफर करेगा एआरसी में। अब एआरसी की जिम्मेदारी है उन 10 करोड़ के कर्जों के साथ क्या करे, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अब एआरसी वाले वसूली का काम शुरू करेंगे। अब एआरसी ने वसूली करके 10 करोड़ के ऊपर 10 करोड़ रुपए वसूल कर लिए, तो 5 करोड़ रुपए एआरसी का फायदा। मान लो एआरसी के वो जो लोन है, जो एआरसी ने 5 करोड़ में खरीदे, जिसकी टोटल वैल्यू 10 करोड़ है, वो रिकवरी नहीं हुए, तो एआरसी का टोटल 5 करोड़ का लॉस हो जाएगा। अब ये एआरसी का काम है, वो डिसाइड करेगा कि वो लॉस में जाएगी कि प्रॉफिट में जाएगी। सो दिस इज एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो एआरसी कर क्या रही है, एआरसी इंडियन बैंकिंग सिस्टम के सामने जितने भी बैड लोन यानी कि एनपीए है, उन एनपीए को खरीद लेती है, और खरीदने के बाद बैंकों को छुटकारा देती है बैड लोन से, और वो जो बैड लोन है वो खुद अपने जिम्मे ले लेती है। तो थोड़ा सा माइथोलॉजी की स्टोरी में अगर मैं आपको बताऊं, तो वो जो मंथन हो रहा था समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन में विष निकला था, तो विष मतलब ये एनपीए आपका। अब वो विष एसबीआई कंज्यूम नहीं कर सकता है, वो देव कंज्यूम नहीं कर सकते थे, तो वो विष को पीने के लिए सामने शंकर जी आए, शंकर जी ने पूरा विष पी लिया। उसी तरीके से बैंक के सामने जो विष है, जो एनपीए है, उसको खत्म करने, उसको कंज्यूम करने के लिए एआरसी मतलब शंकर जी सामने आते हैं और वो एनपीए को ले लेते हैं।
वहां पे उसी तरीके से आप देख सकते हो। तो दिस इज योर एआरसी सेवियर। हाँ शंकर जी सेवियर है ना, तो ये एआरसी भी क्या है, सेवियर है एक तरीके से। तो दिस इज योर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, सो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये भी एक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट बाइज द डेटर्स ऑफ द बैंक। डेटर्स मतलब एनपीए की बात कर रहा हूं मैं, ऑफ द बैंक एट म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू एंड अटेम्प्ट टू रिकवर द डेट। तो रिकवर करने की वो कोशिश करेंगे। द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एआरसी आर रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई। तो आरबीआई रजिस्ट्रेशन करता है एआरसी का, रेगुलेटेड अंडर द सरफेसी एक्ट 2002। एआरसी का जो भी रेगुलेशन है वो सारा रेगुलेशन सरफेसी एक्ट के तहत होता है। आरबीआई के अंदर बैंक्स भी रजिस्टर्ड होती है ना, अभी एआरसी भी रजिस्टर्ड कहां पे हो रही है, आरबीआई के अंदर। सो आरबीआई तीन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करेगा, बैंक्स, नॉन बैंक एंड एआरसी। बैंक का जो रजिस्ट्रेशन आरबीआई करेगा, तब बैंकों को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सॉरी 1949 अप्लाई होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नॉन बैंक्स के लिए इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट होगा। एआरसी के लिए सरफेसी एक्ट। ये स्पेलिंग हर बार करते हैं, सरफेसी एक्ट, पार्डन मी फॉर द स्पेलिंग, लेकिन सरफेसी एक्ट मतलब तीनों संस्थाओं का, तीनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तीनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन आरबीआई करवा रहा है, लेकिन तीनों संस्थाओं को अलग अलग कानून से रेगुलेट किया जा रहा है। बैंकों को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट, और एआरसी को रेगुलेट करने के लिए सरफेसी एक्ट। तो अलग अलग कानून में अलग अलग संस्थाओं को रेगुलेट कर रहे हैं। तो आरबीआई रजिस्ट्रेशन करेगा एआरसी का। किसी भी एआरसी को बनना है तो पहले आरबीआई में जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद उनका काम शुरू होगा। जब काम शुरू होगा तो सारे नियम कहां से लगेंगे, सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 से काम चलेगा। ARCs take over portion of the debt of the bank that qualifies to be recognized as NPA। तो ARCs NPA के ऊपर ही कार्रवाई करेगा। Thus, ARCs are engaged in the business of asset reconstruction and securitization और both। इसके अंदर एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन दोनों प्रोसेस को इन्वॉल्व किया गया है। दोनों प्रोसेस क्या है थोड़ी देर में समझेंगे। तो यहां से हमारा क्रक्स क्या निकल के आता है कि एआरसी जो सरफेसी एक्ट 2002 में ही बनाई गई थी, सरफेसी एक्ट 2002 में ही एआरसी को बनाया गया था। तो यू कैन से एआरसीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज अंडर सरफेसी एक्ट। इसी एक्ट में कहा गया है कि आरबीआई इन कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करेगा और आरबीआई इस कानून मतलब सरफेसी एक्ट के तहत इन कंपनीज को रेगुलेट करेगा। इन कंपनीज का काम क्या है, इन कंपनी का काम है बैंकों के पास जाओ, उनके पास जितने एनपीए है उन एनपीए को खरीदो और एनपीए के लॉसेस को रिड्यूस करो। बैंक के सामने जो भी लॉसेस है ना उन लॉसेस को रिड्यूस करो। तो दीज आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज टू रिड्यूस लॉसेस रिलेटिंग टू द एनपीए। अब इसका रिकमेंडेशन भी नरसिम्हन कमेटी ने करवाया था, तो इसीलिए एआरसी को भी इसी कानून में बनाया गया है। All the rights that were held by the lender मतलब बैंक in respect of the debt would be transferred to the ARC। मतलब सिंपल, जो कर्जा पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एआरसी को बेच दिया, अब वो कर्जा एआरसी में चला गया। मतलब ऑल द राइट्स जो पहले बैंक के पास थे अब वो ट्रांसफर किए जाएंगे एआरसी को। एज ऑफ 31st July 2022 there are 29 ARCs registered with the Reserve Bank of India। जुलाई 2022 तक कितने हैं, 29 ARC काम कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, दीज आर रजिस्टर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जुलाई 2022 तक का डेटा है। ठीक है, अब जो नया डेटा पब्लिश होगा उसके हिसाब से आपको ये डेटा अपडेट भी करना पड़ेगा। तो जुलाई 2022 तक
29 ARCs इंडिया में काम कर रही है। अब एआरसीज के अंदर जो एक प्रोसेस होती है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन, नाम में भी है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो व्हाट इज दिस एसेट रिकंस्ट्रक्शन? इस चीज को समझते हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। इट इज द एक्विजिशन ऑफ एनी राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ द बैंक, ऑफ एनी बैंक इन लोन, एडवांसेस, ग्रांट, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये उसी के टाइप है, और एनी अदर क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय द बैंक फॉर द पर्पज ऑफ इट्स रियलाइजेशन। So such loans, advances, bonds, agreements, and other credit facilities are together known by the term financial assistance. ज्यादा टेक्निकल हो गया, चलो सिंपल करते हैं। बैंक है, बैंक क्या करेगी? फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी कस्टमर को, ये आप हो। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हो मतलब क्या कि आप कर्जे भी ले सकते हो, एडवांसेस भी ले सकते हो, बॉन्ड्स ले सकते हो, गारंटीज मांग सकते हो बैंक से। ये सारी जो सर्विसेज है ये क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस ही तो है। तो आपने लोन लिया मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया, अपने बैंक से गारंटी मंगवाई तो आपने बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया। तो दीज आर फाइनेंशियल असिस्टेंस, सिंपल। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है? वॉट एवर यू आर सर्विसेज टेकिंग फ्रॉम द बैंक इज नोन एज फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो उसके अंदर लोन आएगा, एडवांसेस आएंगे, बॉन्ड्स, गारंटीज, ये सारी चीजें आएंगी। अब जब आप बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हो तब एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है कि इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के जो भी राइट्स है वो सारे के सारे एआरसी को ट्रांसफर करते हैं, राइट्स और इंटरेस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैंक उसको रियलाइज करेगी। रियलाइज करना मतलब क्या है कि जैसे आपने लोन लिया है, अब लोन नहीं वापस आ रहा है मतलब लोन एनपीए में कन्वर्ट हो गया, तब यहाँ पे ये जो लोन मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस है ना, ये आप इसके राइट्स एआरसी को दे रहे हो ताकि एआरसी क्या करेंगी, ये जो एनपीए है उसको रिकवर करेगी फॉर द पर्पज ऑफ इट्स रियलाइजेशन। ये जो राइट्स है ना, जैसे ये एग्जांपल जो मैंने दिया था, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आप ज्यादा खिचड़ी। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल के अंदर जो हमने लोन दिया, बैंक ने आपको जो लोन दिया है, करेक्ट, उस लोन के साथ बैंक के कुछ इंटरेस्ट है और बैंक के राइट्स है। तो राइट्स क्या है कि रिकवर करने के राइट्स है, कि जो आपको लोन दिया है वो रिकवर कौन करेगा? बैंक। ऐसा थोड़ी ना कि बैंक किसी और को कहेगी रिकवर करने के लिए, नहीं, बैंक खुद करेगी। दिस इज द राइट ऑफ द बैंक। अब जब एआरसी के अंदर हम देखते हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो रिकवरी के राइट्स है ये बैंक एआरसी को ट्रांसफर कर रही है। तो आपके लोन के ऊपर जो रिकवरी है वो रिकवरी कौन करके देगा? एआरसी करके देगा। इसको आप कहोगे रियलाइजेशन ऑफ द राइट्स। राइट्स को क्या कर दिए? रियलाइज कर दिए। तो दिस इज योर एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ये मीनिंग होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन का। तो सिंपल एसेट रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि जब बैंक अपने कर्जों को एआरसी में दे देगी तब वो राइट्स भी दे रही है। जब वो राइट्स दे रही है तब उन राइट्स का यूज करके एआरसी क्या कर रही है? अपने जो भी उन्होंने एनपीए को खरीदा है उन एनपीए को रिकवर करेगी वहां पे। तो वो रियलाइजेशन ऑफ द राइट्स, एक्विजिशन ऑफ एनी लीगल राइट्स, है ना। तो ये होता है आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन। अब ये रिकवरी की प्रोसेस कैसी होती है? तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन के अंदर मल्टीपल वेज है, जैसे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन भी हो सकता है। वो सारे तरीके तो आगे डिस्कस किए, देखते हैं हम। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन ये भी एक तरीका है। तो लोन को रिस्ट्रक्चर करके भी हम क्या कर सकते हैं? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वो सारे तरीके आगे पढ़ेंगे, अभी देखते हैं एक एक चीजों को। सिक्योरिटाइजेशन, तो एआरसी कंपनीज के अंदर पहली जो प्रोसेस होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, सेकंड इज सिक्योरिटाइजेशन। इट इज द एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ईदर by the way of issuing security to the qualified buyer, to qualified buyer or any other means. Such security received would represent an undivided interest in the financial asset. सिक्योरिटाइजेशन सिंपल वे में आपको बता दो, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। अब डेफिनेशंस टेक्निकल ही होती है लेकिन उसका मीनिंग समझाना, मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सिक्योरिटाइजेशन के अंदर हो क्या रहा है?
बैंक क्या कर रही है कि मान लेते हैं आपने जो जमीन गिरवी रखी है, ठीक है, तो एआरसी क्या करेगी, आपका कर्जा खरीद लेगी। अब आपका कर्जा खरीदने के बाद आपने जो जमीन गिरवी रखी है वो भी एआरसी के पास चली जाएगी। एआरसी क्या करेगी, उस जमीन को एक बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगी, एक बॉन्ड पेपर बनाएंगे, उसके ऊपर प्लेज सॉरी मॉर्गेज आपकी जमीन को रखा जाएगा और उस बॉन्ड को मार्केट में बेचा जाएगा। आपकी जमीन को नहीं बेच रहे, आपके जमीन को बॉन्ड पे कन्वर्ट किया, बॉन्ड को कन्वर्ट करने के बाद मार्केट में बेचा। मार्केट में किसको बेचा, तो क्वालिफाइड बायर्स को बेचा। अब क्वालिफाइड बायर्स इस बॉन्ड को खरीदेंगे और एआरसी में पैसे देंगे। तो जब एआरसी आपके जमीन को सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके बेच रही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सिक्योरिटाइजेशन। ओके, अब जिन लोगों को वो चीजें बेची जा रही है वो कौन है, क्वालिफाइड बायर्स। तो क्वालिफाइड बायर्स आर द ओनली पर्सन फ्रॉम हुम एआरसी कैन रेज द फंड। तो वो जो सिक्योरिटीज है ना, जिन लोगों को बेच सकते हैं वो तो क्वालिफाइड बायर्स ही है। वो कौन हो सकते हैं, तो कोई भी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ट्रस्टीज, ये सारे हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड सरफेसी एक्ट के अंदर हो जाते हैं। ओके, तो इनको क्वालिफाइड बायर्स बोला गया है और सिक्योरिटाइज एसेट्स को इनको बेचा जाएगा। सो दिस इज योर सिक्योरिटाइजेशन एंड क्वालिफाइड बायर्स। तो एआरसी के अंदर ये काम होते हैं। अंडरस्टूड। अब गाइस इसके अंदर जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन है और जो सिक्योरिटाइजेशन, ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है। अब ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट्स हम सारी प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। तो अभी के लिए मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया, नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये चीजें है क्या। तो जब हम एआरसी की बात करते हैं तो एआरसी एक ऐसी कंपनी है जो सरफेसी एक्ट के अंदर बनी है और इसका काम क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन करना, सिक्योरिटाइजेशन करना। सिक्योरिटाइजेशन करने के लिए जिन लोगों का सहारा लिया जाता है वहां पे क्वालिफाइड बायर्स आते हैं। तो दिस इज योर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर बनाई गई है। अभी के लिए इंडिया में 29 एआरसीज काम कर रही है। अंडरस्टूड। सो गाइस दिस इज अबाउट सरफेसी एक्ट। अभी भी हमारा सरफेस एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका एक छोटा सा पोर्शन बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए टॉपिक को स्टार्ट भी करेंगे। सो थैंक यू गाइस।